हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। आज से हम लोग अपने आर्टिकल राइटिंग के जो टॉपिक्स है वो डील करना चालू कर रहे हैं। तो सब लोग तैयार? चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा माइग्रेंट लेबर्स पे। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो हमारा पैटर्न है पेपर का, इसमें लीगल और सोशल आर्टिकल राइटिंग आती है जो 20 और 30 नंबर की रहती है। अब इसमें हम एस्टिमेट करके चलते हैं कि हमें 20 नंबर वाले में लगभग 200-210 वर्ड्स के आसपास लिखना रहता है, और 30 नंबर वाले में हमें 300 वर्ड्स अराउंड कवर करने रहते हैं। उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, ना ज़्यादा कम। 280 से 320 के बीच बीच आप मान के चलिए, 10-20 वर्ड्स ऊपर नीचे चल सकते हैं। ठीक है। अब हमें ये करना है, तो मैं आपको सिर्फ उतना ही प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ कि जैसे 300 का है तो मैं आपको 300 से ज़्यादा वर्ड्स के कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। वो 400-500 के आसपास मेरे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रेस रहता है। बस सेकेंडली, मैं नहीं चाहता कि आप ये चीज़ें जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ या आप याद करें, आप इसको समझें, इसको अपनी भाषा में अपने नोट्स बना लें, एक बार लिख के देखें। तो जब आप वो लिखेंगे तो स्वाभाविक तौर पे जो हमने आपको कंटेंट दिया है उसका 60-70% तक आप रिड्यूस कर पाएंगे। कर होता ही है, पूरा का पूरा हमको लिखने की ज़रूरत भी नहीं रहती और वो याद भी नहीं रहता इतना, स्पेशली एग्जामिनेशन में। तो वो ऑलमोस्ट रिड्यूस होकर आपका 300 वर्ड्स के अराउंड रह ही जाएगा। तो पहला तो मेरा ये इंटेंशन था, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा वर्डिंग्स प्रोवाइड कराए गए हैं। दूसरा ये है कि हम कभी भी आर्टिकल राइटिंग लिखें तो सबसे पहले ट्रिक्स पे ना जाएं। पहले हम कोई भी इशू है उसका नॉलेज पा लें, कंटेंट समझ लें, उसके बाद ट्रिक्स पे जाएं। बिना पढ़े बिना समझे सीधे हम लिखने चले जाएंगे और ट्रिक्स अपनाएंगे कि पहली लाइन जो है उसमें इतने बड़े बड़े शब्द लिखो, इतना गैप छोड़ो, है ना, ये पहली लाइन में ज़्यादा लिख दो, बाकी की लाइन के हिसाब से उसके हिसाब से काउंट कर लिए जाएंगे। तो ये बाद में करें, सही चीज़ है, लेकिन शुरुआत में नहीं। पहले आप जज की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जज बनने वाले हैं, तो हमारे पास में उतना ज्ञान होना चाहिए, उतना नॉलेज रख लें हम, उसके बाद में हम ये चीज़ें अपना चलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको एक रिच कंटेंट प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ यहाँ पे। उसके साथ ही साथ आपके लिए गुंजाइश रहेगी इसमें कि आप जब रिड्यूस करेंगे अपनी राइटिंग्स में इसको, तो आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं करें, ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सफिशिएंट आपको, मतलब आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है ये अपने आप में सफिशिएंट है, इनफ है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपका जो कंटेंट है वो यूनिक हो जाएगा अगर आप उसमें थोड़ा कट शॉर्ट करते हैं या इम्प्रूवमेंट करते हैं तो। बाकी ना करें तो भी बहुत अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं, इसके अलावा आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, इसको प्रिपेयर कैसे करना है? इसको प्रिपेयर ऐसे करना है कि मैं कोशिश ये करूँगा जितने इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं उनका मैं वीडियो लेक्चर बनाऊँ, और वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ते भी जाऊँगा और शॉर्टली उसको समराइज़ करूँगा, उसको एक्सप्लेन करते जाऊँगा, जिससे वो आपके दिमाग में, जब आप वीडियो देखेंगे तो पहली बार में आपके दिमाग में चीज़ें चली जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद में जब वीडियो खत्म होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आपको पीडीएफ आज ही के आज में रीड कर लेना एक बार। उसके बाद में आपको अपना वीकली बेसिस पे सैटरडे संडे 2 दिन ऐसे रखने हैं कि जितने भी हमारे वीक में टॉपिक्स कवर होंगे उन दोनों दिनों में आपको एक एक बार रीड करना है, प्लस उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करनी है और उसको अपने पास में रखना है। सेकेंडली, इसका एक कंपाइलेशन कर लीजिएगा, जो पीडीएफ में आपको दे रहा हूँ इसको प्रिंट करवा लीजिएगा, तो आपके पास में एक फाइल हो जाएगी, ताकि जब एग्जामिनेशन आए तो आपके पास में सारी चीज़ें एक ही जगह रहें, आप फुर्ती में रिवाइज कर लें और प्रिपेयर हो जाएं। सेकेंडली, हमारे जो कंटेंट इस बार के थोड़े ज़्यादा रहेंगे, वो इसलिए भी रह सकते हैं, हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे 2019, 2020, 2021। 2019 के बाद में एग्ज़ाम नहीं हुई है सिविल जज की, तो हमें इन तीनों का मिला के देखना पड़ेगा। जो मैं, आप उसकी चिंता ना करें, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और लास्टली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज नहीं हो पीडीएफ पाने में और वीडियोस देखने में, समझने में। ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो है माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी, लॉकडाउन के समय का। देख लेते हैं।
हमारा चालू होता है इंट्रोडक्शन से। ओके, तो इंट्रोडक्शन बोलता है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन डिफाइंस migrant as any person who is moving or has moved across an international border or within a state away from his or her habitual place of residence। स्टेट में भी वो अपने जो रेसिडेंशियल प्लेस है उससे कहीं और जा सकता है या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस कर सकता है, उसको माइग्रेंट बोलते हैं। ये इसकी एक तरीके की डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई, जो कि अभी अडॉप्टेड नहीं है। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा कैसे अडॉप्टेड नहीं है। द प्रैक्टिस ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया इज क्वाइट एन ओल्ड प्रैक्टिस डेटेड बैक टू प्री इंडिपेंडेंस एरा। ये प्री इंडिपेंडेंस एरा से चली आ रही है चीजें। कैसे चली आ रही है प्री इंडिपेंडेंस एरा से? प्री इंडिपेंडेंस एरा से ऐसे चल रही है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, आपने देखा होगा कि इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, तो उस समय क्या होता था? उस समय होता था कि फोर्सफुली जो अपने लैंड ओनर्स रहते थे उनको बोला जाता था कि इंडिगो प्लांट करो। ठीक है, और जो वो फसल लगाते थे उनको हटा दिया जाता था वहाँ से कि आप मजबूरी में इंडिगो भी प्लांट करोगे। सेकेंडली, जो आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, नई नई इंडस्ट्रीज आई, तो इनका काम अपने आप खत्म होने लगा। तो ये जो वहाँ पे लेबर्स थे, ये पहली बात तो ये लैंडलेस लेबर बन गए। सेकेंडली, इन्होंने देखा कि अब हमको सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें कंपनी के पास चली गई। तो इन लोगों ने फिर वहाँ से माइग्रेशन करना चालू करा और इंडस्ट्रियल जहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए थे वहाँ पे गए और वहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन जारी रखा। तो ये तब से चली आ रही है। जमींदारी प्रथा भी उसमें ऐसी थी जो फोर्सफुल थी, जिसके वजह से इन लोगों की एग्रीकल्चर की जो ज़मीनें थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस एरा से शिफ्टिंग चालू हो गई थी। माइग्रेशन हियर स्पेसिफिकली मीन्स माइग्रेशन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अलग भी माइग्रेशन होते हैं लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से डील कर रहे हैं। माइग्रेशन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, माइग्रेशन ऑफ पीपल हैज टेकन प्लेस टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एंड सिटीज, लिविंग देयर ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट फॉर सेक ऑफ अर्निंग मोर मनी। ये आज भी हो रहा है। जहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि उनको एग्रीकल्चर से उतना फायदा नहीं मिल रहा है, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो उनका था उससे फायदा नहीं मिल रहा है और उनको सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। Now, some of whom possesses some of whom possesses requisite skill, training, and knowledge become part of formal sector, while others become a part of informal sector and called migrant laborers। ठीक है, जिनके पास में प्रॉपर नॉलेज था, ट्रेनिंग थी, ठीक है, पढ़े लिखे थे, वो क्या हो गए? वो फॉर्मल सेक्टर का पार्ट हो गए। और जिन लोगों के पास में सारी चीज़ें नहीं थी वो बन गए इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट और कहलाए माइग्रेंट लेबर, जिससे हमारा टॉपिक डील कर रहा है, माइग्रेंट लेबर्स। अब इस इंट्रोडक्शन को हम कट शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने बड़ा लिख दिया है, आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं। इसको दो पार्ट्स में डाल सकते हैं। कैसा? पहला तो आपका ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन, आप चाहें तो यहाँ से चालू करें, द प्रैक्टिस से लेके कहाँ तक? मनी तक। ठीक है, ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। और दूसरा पार्ट आप इसको चाहें तो मीनिंग के रूप में डाल सकते हैं। मीनिंग करके हेडिंग बना के वो लिख सकते हैं। वो रहेगा आपका यहाँ से द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेके रेसिडेंस तक, और उसके बाद में सम ऑफ होम पजेसेस से लेके लेबर्स तक। तो ये आपके एक से इंट्रोडक्शन से दो हो जाएंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिखने के लिए। नाउ, ये स्टेटिस्टिक्स वाली हेडिंग, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय हो और आपको याद रह जाए, फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत वैसे रहती नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं एग्जामिनेशन में तो वो अलग से एक हाईलाइट होती है और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है। तो इसको समझ लेते हैं अभी। आप चाहें तो लिखें, ना चाहें तो ना लिखें। एस्टिमेट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2017 ने बोला था कि इतने लोग एनुअली माइग्रेट करते हैं। 2011 से 2016 के बीच में इतने माइग्रेट करे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स इन द कंट्री कितने थे? 139 मिलियन। काफ़ी बड़ा नंबर है ये। अब इसमें ये चीज़ याद रखने वाली है और ज़रूरी है, द हिंदी बेल्ट इज़ द मेन सोर्स ऑफ माइग्रेंट। हिंदी बेल्ट जो है वो मेन सोर्स ऑफ माइग्रेंट्स का है। मतलब चार स्टेट जो है आपकी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ इंडियाज टोटल इंटर स्टेट माइग्रेशन। यहाँ के लेबर सब दूर माइग्रेशन करते हैं। इन चार स्टेट के 50% काउंट होते हैं माइग्रेशन के लिए। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको लैंग्वेज बैरियर वगैरह नहीं रहता है, इसलिए। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है इन स्टेट्स में। ठीक है, और इलिटरेसी रेट वगैरह भी बहुत बड़ा एक फैक्टर काउंट करता है। नाउ,
दिल्ली एंड मुंबई आर वाइडली कंसिडर्ड माइग्रेंट मैग्नेट्स। ये माइग्रेंट मैग्नेट्स हैं दिल्ली एंड मुंबई। क्यों माइग्रेंट मैग्नेट्स है? क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है ना। आगे देख लेते हैं। यहाँ से हमारा एक्चुअल टॉपिक चालू होता है। रिवर्स माइग्रेशन एंड इश्यूज। रिवर्स माइग्रेशन, द लॉकडाउन सिंस COVID-19 outbreak has caused the mass exodus of the migrant workers from industrial hub toward their native places with the fear of livelihood loss। लॉकडाउन में क्या हुआ था? जो भी माइग्रेंट लेबर्स थे वो अपने घर के लिए पलायन कर गए थे। क्यों कर गए थे? क्योंकि उनको डर था कि यहाँ पे तो नौकरी चली गई है, अब हम अपने घर में जाके तो रहें कम से कम, है ना। दिस हैज़ बीन टर्म्ड एज रिवर्स माइग्रेशन। तो इंडस्ट्रियल हब से अपने घर को जाना रिवर्स माइग्रेशन कहलाता है, और अपने घर से इंडस्ट्रियल हब्स के तरफ आना वो माइग्रेशन कहलाता है। द रिवर्स माइग्रेशन टुक प्लेस बिकॉज लैक्स ऑफ माइग्रेंट्स वर रेंडर्ड जॉबलेस। जॉबलेस हो गए थे वो। एज द अर्बन एरिया वर शट ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन हो गया था तो नौकरियां चली गई थी। अनदर रीजन इज दैट नाइट शेल्टर रन बाय द लोकल अथॉरिटीज वर ओवरबर्डन। नाइट शेल्टर्स ओवरबर्डन थे। द माइग्रेंट लेबर्स वर लेफ्ट विथ नो चॉइस बट टू रिटर्न देयर नेटिव प्लेसेस विथ ऑलमोस्ट एम्प्टी हैंड्स। आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा तो शुरुआत में वो 3 हफ्तों के लिए लगा था, है ना, 21 दिन के लिए। तो ये जो लैंडलेस ये जो माइग्रेंट लेबर्स थे, इन्होंने ये सोचा कि ठीक है, छोटा पीरियड है, ये चले जाएगा, हम वहीं पे रह के जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वहीं पे जैसे तैसे रह के गुजारा कर लेंगे। तो कुछ लोग जो सड़क पे रहते थे या छोटा मोटा काम करते थे उन्होंने शेल्टर्स का रुख अपना लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको खाने पीने की सुविधा दी गई थी, है ना। और जो लोग मान लीजिए छोटी मोटी कहीं घर में रह रहे थे तो वो किराया नहीं दे पाए, तो वो लोग भी फिर परेशान होकर कहीं शेल्टर्स का रुख अपना लिया, कहीं कुछ कर लिया था उन्होंने। लेकिन ये जब 3 हफ्तों से ज़्यादा बड़ा एक्सटेंड हुआ तो उनके पास में कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि इनके पास में कोई सेविंग्स तो ज़्यादा रहती नहीं है। ये डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग रहते थे। अब डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग रहते तो जितना कुछ इकट्ठा रहता था वो थोड़ा बहुत अपने पास रखते थे, थोड़ा जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ भेज देते थे, तो इनकी सेविंग्स भी खत्म होने लग गई धीरे धीरे, है ना। और ऐसा लगा कि अब जितना हम बचा पाए उतना बचा के यहाँ से अपने घर को चले जाएं, ये पता नहीं कब तक चलेगा लॉकडाउन। ठीक है, तो ये लोग वहाँ से निकल गए, तो ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ। इसी का सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो रिवर्स माइग्रेशन है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा कुछ कह नहीं सकते, और नौकरी रहेंगी नहीं रहेंगी ये भी नहीं पता। द माइग्रेंट लेबर्स फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज वाइल रीचिंग देयर नेटिव प्लेसेस। अपने घर पहुंचने में काफ़ी समस्याएं आई। एंड इवन आफ्टर रीचिंग देयर, वहाँ पहुंचने के बाद भी काफ़ी समस्याएं आई। उनमें से कुछ ऐसी हैं, आप चाहें तो इनको नंबरिंग से अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, और ना लिखें तो भी आप पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वे में इसको डाल सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं होगा। तो क्या कहती है? रेंडर्ड जॉबलेस फॉर कपल ऑफ वीक्स बिफोर डिपार्टिंग, थस लेफ्ट विथ मिनिमल और नो मनी विथ देम। अब जब वो निकले घर के लिए उसके पहले ही उनकी नौकरियां, लगभग उनका जो काम था वो बंद हो गया था कुछ हफ्तों के लिए, तो उनके पास में कुछ ज़्यादा पैसा था नहीं, जितना कुछ ना था वो थोड़ा बहुत ही होगा। तो उसके साथ में ही वो अपने घर के लिए निकले। मिनिमल और नो अरेंजमेंट फॉर देयर कन्वेंस। अब उनके कन्वेंस के लिए, उनके आवागमन के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई थी सरकार के द्वारा। ट्रेवर्ड हंड, तो उन्होंने क्या करा? ट्रेवर्ड 100 ऑफ किलोमीटर्स बाय फुट। तो आपने देखा होगा वो लोग पैदल ही चले गए, है ना, क्योंकि उस समय ना रेलवे एक्टिव थी, ना बस सर्विस एक्टिव थी, ना कुछ एक्टिव था, है ना। वो बाद में जाके उन्होंने ये सारी फैसिलिटीज धीरे धीरे प्रोवाइड कराना चालू किया, लेकिन इनिशियल फेज में ये सारी चीज़ें बंद थी तो उनको पैदल ही जाना पड़ा। आफ्टर रीचिंग देयर दे हैड नो चॉइस बट टू डिपेंड ऑन ट्रेडिशनल और एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट टू अर्न मीन्स ऑफ लिवलीहुड। वहाँ पे जाने के बाद में उनके पास एकदम से कोई काम तो था नहीं, कि विदेश में ही सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, तो जो ट्रेडिशनल उनकी चीज़ें चल रही थी या एग्रीकल्चर चल रहा था उन्हीं में उन्होंने पार्टिसिपेट करना चालू करा। देयर बाय क्रिएटिंग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एज एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी फेसिंग स्ट्रेस। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब होता है? इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि लो प्रोडक्टिविटी, विथ लार्ज लेबर, है ना। एक छोटी सी जमीन है खेती की और उसके ऊपर जो है आश्रित लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये जो बटेगा
इन लोगों में सबके पोर्शन में जाएगा, ये काफ़ी कम रहेगा उनके सर्वाइवल के लिए, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी कम होती है और उनका सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल से होता है। और एग्रीकल्चर जैसा हम जान रहे हैं कि ऑलरेडी स्ट्रेस में है ही सही, क्योंकि एक एक ज़मीन पे काफ़ी लोग डिपेंडेंट हैं, छोटी छोटी ज़मीन पे। एज पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, अब इनफॉर्मल सेक्टर का जैसे पार्ट थे, तो नो प्रॉपर डाटाबेस इज अवेलेबल एंड थस मेनी वेलफेयर सोशल स्कीम्स नॉट रीचिंग देम ऑन टाइम। अब इनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये एक इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है और इनफॉर्मल सेक्टर का इस देश में अभी तक कोई प्रॉपर डाटाबेस अवेलेबल है नहीं। अब इससे क्या होता है कि इनको कोई भी सोशल वेलफेयर स्कीम जो होती है उनका प्रॉपर इनका इनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये गिनती में नहीं आ पाए कि ये कितने होंगे और हमको किस तरह से इनका ध्यान रखना है। तो इनिशियल फेज में काफ़ी ज़्यादा समस्या आई। रिसेंटली अब डाटा ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी एक लाई गई है, जो कि नीति आयोग के द्वारा लाई गई है। रिसेंटली नीति आयोग has prepared a draft national policy on issue of migrant laborers. Some recommendation of the policy to address the plight दुर्दशा of migrant are as follows. इन्होंने कुछ मेजर्स रिकमेंड करे हैं ना माइग्रेंट लेबर्स के लिए। क्या है वो देख लेते हैं। पहला, माइग्रेशन शुड now be treated as integral part of development and government must make such policies as would facilitate the internal migration। ठीक है, समझ आ गया। अब माइग्रेशन को कैसे ट्रीट करना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट के जैसा, और गवर्नमेंट्स को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जो कि उनको फैसिलिटेट करे, उनके माइग्रेशन को, उनको सहूलियतें दे, उनको कोई तकलीफ नहीं हो जहाँ पे वो जा रहे हैं काम करने के लिए। अगला, सोर्स स्टेट्स, ये ध्यान रखिएगा, सोर्स स्टेट्स शुड रेस minimum wages so that the migration would get stemmed to some extent। सोर्स स्टेट्स मतलब क्या, जैसे हमने देखा था पहले 4 स्टेट्स जो है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये जो स्टेट्स हैं ये क्या करेंगे, सोर्स स्टेट्स हैं। अब ये क्या करेंगे, ये बोल दे कि हमारे यहाँ पे जो भी हमारे स्टेट के जो भी रेसिडेंट्स हैं उनके लिए हम एक मिनिमम वेजेस लाएंगे जो कि इस लेवल की रहेगी। ठीक है, अगर वो रेजिडेंट्स कहीं माइग्रेशन ना करें और यहीं पे अपनी सर्विसेज दें, उनके लिए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट जाए और यहीं पे दें, तो वो माइग्रेशन की जो समस्या है, इतने दूर जाना, 500 किलोमीटर दूर जाना, 1000 किलोमीटर दूर जाना, उससे वो परेशानी से बचेंगे लेबर्स, और उनको अपने घर के पास में ही ये काम मिल जाया करेगा। अब ये चीज़ लाने के लिए, मिनिमम वेजेस लाने के लिए क्या ज़रूरी है, एक सेंट्रल डाटाबेस ज़रूरी है। काउंट तो होना चाहिए। अब सेंट्रल डाटाबेस में भी कुछ चीज़ें शुड बी क्रिएटेड एज इट वुड हेल्प द एम्प्लॉयर्स एंड विल आल्सो इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स बाय देयर इंक्लूजन। अब ये जो सेंट्रल डाटाबेस है क्या क्या काम करेगा, तो ये मिनिमम वेजेस फिक्स करने में काम कर सकता है, सोर्स स्टेट्स को वो डिटरमाइन कर सकती है कितने नंबर है हमारे यहाँ पे लेबर्स के। ठीक है, उसके अलावा ये एम्प्लॉयर्स को हेल्प कर सकता है। एम्प्लॉयर को हेल्प कैसे करेगा, अगर डाटाबेस वहाँ पे दिया हुआ है और प्रॉपरली वो लोग रजिस्टर्ड है कि इतने लोग इस कैटेगरी का काम करने में सक्षम है, इतने लोग इस कैटेगरी का काम करने में सक्षम है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करा है, तो एम्प्लॉयर्स भी इजीली उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर, क्या बोल सकते हैं, रिक्वायरमेंट। ठीक है, और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि उनको वेलफेयर स्कीम्स का जो है वो भी लाभ मिलेगा और उनका इंक्लूजन हो जाएगा इजीली। अगला पॉइंट, टू ब्रिंग आउट विद द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड सब पॉपुलेशन। अभी तक कोई भी ऑथोराइज्ड डेफिनेशन हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर नहीं रही है ना, एक प्रॉपर जो बोलते हैं ना डेफिनेशन इनकी माइग्रेंट की और सब पॉपुलेशन की है नहीं। तो बोला गया है कि इनको डिफाइन करा जाए कि माइग्रेंट्स कौन हो सकते हैं, उनकी कैटेगरी में कौन कौन आ सकते हैं, सब पॉपुलेशन मतलब उनका फ्रैक्शन क्या हो सकता है ना, उनमें से अगर एक बहुत बड़ा नंबर है तो उनमें से कौन लोग इस कैटेगरी में आ सकते हैं। और सेकेंडली, कैप्चर सीजनल एंड कल्चरल सर्कुलर माइग्रेंट्स। सीजनल एंड सर्कुलर माइग्रेंट्स को कैप्चर करना, मतलब कैप्चर करना, उनका पता लगाना, उनका समझना कि कितने लोग ऐसे हैं। सीजनल और सर्कुलर माइग्रेंट्स कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी नेटिव प्लेस से बाहर जाके सर्विसेज देते हैं, लेबर फोर्स क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ठीक है, जैसे खेती बाड़ी का ऐसा सीजन आ गया, अब जब फसल आपकी कटाई के लिए तैयार है तो ये लोग बाहर डिपार्ट कर देते हैं, अलग अलग जाके लेबर देते हैं अपना।
ठीक है, तो एक ये सीजनल का हो गया। सर्कुलर मतलब वही हो गया कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए जाएंगे और वापस से आ जाएंगे, इनका कोई इंटेंशन नहीं रहता है ज़्यादा समय के लिए बाहर रहने का, तो इसको सर्कुलर माइग्रेंट बोलते हैं, जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे। ठीक है। एंड इनकारपोरेट माइग्रेंट स्पेसिफिक वेरिएबल इन एग्जिस्टिंग सर्विस, सर्विस में उनको इनकारपोरेट करा जाएंगे नंबर्स को। नाउ टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू माइग्रेंट्स एंड मैप देम, ये भी वैसा ही हो गया जैसा हमने देखा था डाटाबेस क्रिएट करने के बाद में, कि उनको मैप करो, उनकी कैटेगरीज बनाओ, और सेकेंडली उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए ताकि उनकी जो क्षमता है वो और अच्छे से हो सके, एम्प्लॉयर जो है वो उनको इजीली रिक्रूट कर सके। टू प्रोवाइड कंपलसरी एजुकेशन टू इश्यूज ऑफ माइग्रेंट्स अंडर आरटीई एक्ट, उनके बच्चों को, इश्यूज मतलब बच्चे, उनके बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट में कंपलसरीली एजुकेशन प्रोवाइड करा जाए, उसके सुपरविजन रखा जाए कि वो प्रोवाइड करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं स्टेट्स। एंड टू प्रोवाइड लोकल लैंग्वेज टीचर्स इन माइग्रेंट डेस्टिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टू प्रोवाइड लोकल लैंग्वेज टीचर्स। अगर मान लीजिए बिहार का है माइग्रेंट और अपनी सर्विस दे रहा है आपको एमपी में, तो कोशिश करी जाए कि उसको लोकल लैंग्वेज, यहाँ की जो बिहार की जहाँ से आया, लोकल लैंग्वेज टीचर कोई इनिशियल ईयर्स में बच्चा जो रहे उसको प्रोवाइड कराया जाए ताकि उसको अपनापन लग सके। ठीक है, उसको इजीली वो लैंग्वेज समझ आ सके, पढ़ाई उसमें से उसकी अच्छी हो सके। डेस्टिनेशन, माइग्रेंट डेस्टिनेशन मतलब एमपी में, है ना। नालसा एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर शुड गेट अ ग्रीवेंस हैंडलिंग सेल एंड फास्ट ट्रैक लीगल रिस्पॉन्सेज फॉर ट्रैफिकिंग, मिनिमम वेज वायलेशन, वर्क प्लेस अब्यूजेस एंड एक्सीडेंट्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। इन सारी चीज़ों के लिए क्या बनाया जाए, ग्रीवेंस हैंडलिंग सेल एंड फास्ट ट्रैक लीगल रिस्पॉन्सेज बनाया जाए। कौन बनाएगा ये नालसा और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिल के बनाएंगी, तैयार करेंगी ऐसा एक सिस्टम। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में गवर्नमेंट हैज टेकन कमेंडेबल स्टेप्स, कुछ अच्छे स्टेप्स उठाएं टू इंश्योर पोर्टेबिलिटी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स जस्ट लाइक पीडीएस। हमने देखा था कि लॉकडाउन हुआ उसके बाद में काफ़ी परेशान हुए, तो सरकार ने एक स्टेप उठाया था कुछ समय बाद, लेट हो गया था लेकिन उठाया था, कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो इनको राशन वगैरह मिलता था, ये जहाँ पे रजिस्टर्ड है बस वहीं मिलता था। अब उनको बोला गया है कि आप जहाँ पे भी होगे, आप अपना राशन कार्ड वगैरह दिखाएंगे, आधार कार्ड दिखाएंगे, तो आपको वहाँ से राशन मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई थी beyond border states so that the migrants would have access to such facility irrespective of their place of living and working। ठीक है, however more needs to be done on that front, और भी कुछ होना चाहिए। एक तो हमने यहाँ पे उनको एक पॉजिटिव अप्रोच बता दी, कमेंडेबल जॉब बता दिया कंक्लूजन में सरकार का, और भी कुछ होना चाहिए लाइटर नोट पे। अब क्या हो सकता है हमारे हिसाब से, अ राइट अप्रोच टू वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी, राइट अप्रोच, एक सही तरीके की अप्रोच रखनी पड़ेगी क्या पाने के लिए, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी would work only if there exist agency, union and political formation, as it would help the migrants to bring their concerns on board। ठीक है, तो अगर इनके प्रॉपर यूनियंस बने हुए हैं, पॉलिटिकल फॉर्मेशंस बने हुए हैं, तो ये अपने जो भी कंसर्न्स हैं ये प्रॉपरली सरकार के सामने ला सकते हैं, रख सकते हैं, और सरकार इनका संज्ञान लेके उनके लिए अच्छा काम कर सकती है, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। पहले टॉपिक पे हमारा माइग्रेंट का था। मैंने जैसे बताया है ज़्यादा वर्डिंग्स में है, आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, और वैसे कट शॉर्ट अपने आप हो जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप विश्वास करेंगे 60-70% अगर आपको याद रह गया तो मोर देन इनफ है, उतना ही आपको लिखना है, उतना ही करना है। ये जो मैंने 7 पॉइंट्स बताए इसमें से आप कोई भी 5 पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्पेसिफिकली नालसा वाला जरूर करिएगा क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन से रिलेवेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे कब आ रहा है। आप एक बार ये लेक्चर देखेंगे तो आपके दिमाग में बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ, जिस दिन ये अपलोड होगा वीडियो उसी दिन आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।